भले ही कल कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन अभी भी भारत के सामने एनर्जी सेक्टर को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा कहना है S&P ग्लोबल का, जिसकी ताजा रिपोर्ट ने भारत की बड़ी कमी को उजागर किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास मौजूदा समय में स्टैटिक रिजर्व है, वे काफी सीमित है और ये गंभीर संकट की बात है। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव और इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे में कहां खड़ा है भारत? क्या भारत के पास पर्याप्त एनर्जी स्टॉक है और कच्चे तेल में आई गिरावट के क्या मायने हैं? क्या आने वाले समय में कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम? आइए इन तमाम सवालों को जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल S&P ग्लोबल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपनी ऊर्जा सप्लाई में आने वाले संभावित झटकों से बचने के लिए एक व्यापक एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी बनाने की सख्त जरूरत है। मौजूदा समय की बात की जाए तो भारत के पास LPG यानी रसोई गैस का केवल 22 दिन का स्टॉक ही मौजूद है। ATF की बात की जाए यानी कि विमान ईंधन की, तो उसका लगभग 60 दिन का स्टॉक मौजूद है। कच्चे तेल की बात की जाए, क्रूड ऑयल का लगभग 74 दिन का स्टॉक है और नेचुरल गैस का कोई भी स्ट्रैटेजिक रिजर्व मौजूद नहीं है। और बैटरी स्टोरेज की बात की जाए तो वर्तमान में 2 गीगावाट से भी कम बैटरी स्टोरेज क्षमता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडल ईस्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इस युद्ध ने हमारी एक बड़ी कमजोरी को उजागर करके रख दिया है, वो है स्टोरेज यानी भंडारण की कमी। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% LPG बाहर से आयात करता है। मिडल ईस्ट की हिस्सेदारी की बात की जाए तो कुल कच्चे तेल के आयात का 40% और LPG का 90% हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। ऐसे में मिडल ईस्ट से तेल भारत पहुंचने में मात्र 7 दिन लगते हैं, जबकि अफ्रीका से यही तेल लाने में 25 दिन का समय लग जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में तनाव भारत के लिए सीधा एनर्जी शॉक बन जाता है। ऐसे में S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत को अब शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म रणनीति अपनानी होगी और सरकार को बैटरी स्टोरेज और उत्पाद स्तर पर भंडारण के लिए सहायक नीतियां बनानी चाहिए। जैसे हमारे पास कच्चे तेल के भंडार हैं, वैसे ही नेचुरल गैस के लिए भी बड़े सुरक्षित भंडार बनाने होंगे। तेल और गैस की सप्लाई के लिए अन्य देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डाइवर्सिटी लानी होगी। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव 6 मई को दोपहर बाद क्रैश कर गया। ये 7% गिरकर $102 प्रति बैरल पर आ गया। WTI क्रूड का भाव तो 7% से ज्यादा गिरकर $94 प्रति बैरल पर आ गया। बावजूद इसके भारतीय तेल कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में लंबे समय से स्थिरता बनी हुई है और कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, सिवाय कुछ छुटपुट कटौती के। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं कम हो रहे हैं दाम? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है पिछला घाटा। जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थी, तब तेल कंपनियों ने आम जनता को राहत देने के लिए कीमतों में वैसी बढ़ोतरी नहीं की थी जैसा बाजार मांग रहा था। अब जब तेल सस्ता हुआ है तो कंपनियां उस पुराने घाटे की भरपाई कर रही हैं। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह यह है कि 28 फरवरी को क्रूड $72 प्रति बैरल था, जो बढ़कर सीधा $115 प्रति बैरल तक चला गया था। लेकिन ऑयल कंपनियां पुराने रेट्स पर ही पेट्रोल और डीजल बेच रही थी, इससे उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। दूसरा है रुपए की कमजोरी। भले ही डॉलर में कच्चे तेल के दाम गिरे हों, लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो भारत के लिए तेल का जो इंपोर्ट है वो अभी भी महंगा ही रहता है। और तीसरा है रिफाइनरी मार्जिन। तेल कंपनियों को केवल तेल खरीदने पर ही नहीं बल्कि उसे साफ करने और ट्रांसपोर्ट करने पर भी भारी खर्च करना पड़ता है। कंपनियां अब अपने मार्केटिंग मार्जिन को मजबूत करने पर ध्यान दे रही हैं। ऐसे में आंकड़ों की जुबानी सरकार और टैक्स की हिस्सेदारी को समझा जाए तो क्या आप जानते हैं कि जब आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें तेल की असली कीमत कितनी होती है? इसमें शामिल होता है बेस प्राइस, कच्चे तेल और रिफाइनिंग की लागत मिलाकर ये लगभग 50 से 55 रुपए के आसपास होता है। दूसरा है एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार इस पर एक निश्चित टैक्स वसूलती है।
तीसरा है वेट। हर राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार इस पर वेट लगाती है, जो राज्य दर राज्य अलग होता है। जैसे राजस्थान में ज्यादा वेट लगता है। और चौथा है डीलर कमीशन। पेट्रोल पंप मालिक को भी प्रति लीटर एक निश्चित कमीशन मिलता है। ऐसे में कच्चा तेल इन सभी दरों के बाद महंगा हो जाता है और जब तक सरकार एक्साइज ड्यूटी या वेट में कटौती नहीं करती, तेल कंपनियों के लिए अकेले दम पर दाम घटाना मुश्किल होता है। वहीं वैश्विक तनाव और सप्लाई चेन की बात की जाए तो सबसे बड़ा खतरा है मिडल ईस्ट का असर। भले ही मौजूदा समय में अभी दाम गिरे हों, लेकिन ईरान, इजराइल या अन्य वैश्विक तनावों के चलते सप्लाई चेन बाधित होने का डर हमेशा बना रहता है। तेल कंपनियां इस भविष्य के जोखिम के लिए भी अपना रिजर्व फंड तैयार रखती हैं। दूसरा फैक्टर है रूस से सस्ता तेल। भारत अभी भी रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन अब वह डिस्काउंट पहले के मुकाबले कम हो गया है, जिससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना अब केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया है। पश्चिम एशिया का युद्ध हमें यह सिखा रहा है कि हमें अपने बकेट में बैकअप तैयार रखना होगा। एक ठोस एनर्जी स्टोरेज नीति ही भारत को भविष्य के आर्थिक झटकों से बचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल आपको अपने फ्यूल इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दामों में बड़ी गिरावट की गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।